सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोच आईएएस। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस 28 जून के लिए। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो भी एथिक्स को लेके सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए एथिक्स शॉर्ट्स के फॉर्म में कवर की जा रही है, जिससे आपका कम टाइम यूज़ हो और आप उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। कोई भी डाउट्स हो आप एथिक्स के टीचर से बात कर सकते हैं, जिसको अपन अपने चैनल पे करा रहे हैं, हर्षद सर। ठीक है, तो आज अपना कोड देखते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। सो आपको देखना है कि विल पावर का इंपॉर्टेंस कितना है अपने यहाँ। आप चलिए एक लड़ाई हार गए तो आप मैदान पे वापस जाके फोर्स के साथ जीत सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने मन से हार गए तो उसको जीतना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आप मैदान में जरूर हारें, लेकिन अपने मन से ना हारें। अपन कई बार हार जाते हैं कि यूपीसी नहीं हो पाएगा या ट्राई नहीं कर सकते, और लेकिन अपन को अपने मन से तंदुरुस्त रहना है, ना कि मैदान पे। मैदान पे अपन अपने आप तंदुरुस्त होंगे जब अपन अपने मन से तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी गेट जीआई टैग। तो आप बताएंगे सर जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। तो आपको ये प्रोडक्ट्स देखने हैं जाके कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और जीआई टैग से रिलेटेड आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अपन देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग स्टेटस क्या होता है, कौन देता है और क्यों जरूरी होता है। तो जीआई इज एन इंडिकेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी। मतलब कोई भी टेरिटरी है, अगर उसके अंदर ही ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब कि जैसे एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ वहीं पाया जाता है स्पेशल क्वालिटी, तो उसको जीआई टैग वहाँ का दिया जा सकता है। द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 seeks to provide for the registration and better protection of geographical indication related to goods in India। ठीक है, तो कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है, जीए एक्ट 1999। आपको प्रीलिम्स में बोल देंगे कि नहीं कोई दूसरा एक्ट प्रोवाइड करता है इसको प्रोटेक्शन, तो आपको ध्यान होना चाहिए नहीं 1999 में बना था, ये एक्ट प्रोवाइड करता है। वो बोल देंगे 1994 में बना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर दिन पढ़ने हैं, जो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली आते हैं। द एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेड मेकर्स हु इज रजिस्ट्रार ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो एक्ट को एडमिनिस्टर कौन करते हैं, कैग करते हैं, जो कि किसके होते हैं, पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क। ठीक है, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इज लोकेटेड एट चेन्नई। आजकल वो काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं कि चेन्नई, बेंगलुरु, सऊदी अरेबिया, या लोकेशंस पे काफ़ी ध्यान है उनका, तो आप लोकेशंस को अच्छे से देख के जाएं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। तो वो क्या कर देंगे 100 ईयर्स। तो आपने अगर पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि नहीं वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। इट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ईच। तो बार बार उसको आप रिन्यू करा सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स का भी जीए एक्ट पार्ट होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी प्रोडक्ट्स के बारे में बात की गई है, या इस प्रोडक्ट से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको आने वाले प्रीलिम्स में अगर जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली आंसर आउट कर सकते हैं। चलिए, तो आज अपन अपने चलते हैं एडिटोरियल से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले आपका अटेंशन, आज एडिटोरियल्स में कुछ ज़्यादा खास था नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में था, सेडिशन लॉ के बारे में था, वो मैं आपको पहले भी कवर करा चुका हूँ, राइट। तो आज अपन सिर्फ 2 एडिटोरियल्स लेके आए हैं, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन से रिलेटेड आज मैं आपको सारा चीज़ें कवर करा दूंगा, जहाँ पर अपने मेंस का टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे। तो आज अपन एजुकेशन के बारे में देखते हैं। बाय 2030 इंडिया क्या होगी, इंडिया के पास लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन होगी ग्लोब में। अपन सब जानते हैं कि अपनी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होने वाली है, मोर देन चाइना। पॉपुलेशन साइज विल बी अ बून ओनली इफ दिस यंग पीपल आर स्किल्ड इनफ टू ज्वाइन द वर्कफोर्स। क्वालिटी एजुकेशन विल प्ले अ मेजर रोल इन इट। तो अपन सब जानते हैं कि अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर अपने को डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबको स्किल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। But the current state of education faces majorly challenges like lack of adequate infrastructure, low government expenditure. As per Unified District Information System for Education (UDC), for the people to teacher ratio at national level for elementary schools is 24:1। तो आप ये डायरेक्ट कोट कर सकते हैं अपना डेटा को।
अपने मेंस के आंसर में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। फिर अपन देखते हैं, सो इट्स अ हाई टाइम टू ट्यून द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड अडॉप्ट मॉडर्न लर्निंग अप्रोचेस। देखिए क्या करना है, अडॉप्ट मॉडर्न लर्निंग अप्रोचेस। इसको आप क्या करेंगे, अपने मीन्स के आंसर्स में यूज़ करेंगे, दैट आर रिस्पॉन्सिव एंड रेलेवेंट। ऑल्सो विटलाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू सी द लाइट ऑफ द डे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा, मैंने आपको एजुकेशन का इंट्रो दिया कि इंट्रो आप इनमें से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताऊं कि क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी, इन्हेंस्ड लर्निंग, सर्व शिक्षा अभियान, प्रगति, मिड डे मील स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम श्री स्कूल्स। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स हैं जो कि एजुकेशन रिफॉर्म सेक्टर में लाए गए हैं उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो अपन चलते हैं अब मेजर इश्यूज से रिलेटेड, कि मेजर इश्यूज अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप क्या लिखेंगे। एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स। अकॉर्डिंग टू यूडीसी अगर अपन देखें तो 12% ऑफ स्कूल्स हैव इंटरनेट फैसिलिटीज एंड 30% हैव कंप्यूटर्स। तो आप सोचिए, चलिए ये तो 2019 की रिपोर्ट है, फिर भी अगर 2020 के बाद भी माने तो भी इतना डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप अपन सब स्कूल गए, अपन सबको ध्यान है कि वहाँ पर सिर्फ एक कंप्यूटर लैब होती थी जो अपना एक हफ्ते में 1-2 पीरियड आते थे। तो आप सोचिए कि अपने को इंटीग्रेशन नहीं किया जाता था कंप्यूटर्स के साथ, जबकि आज किसका ज़माना है, आज सारा का सारा ज़माना टेक्नोलॉजी का है। About 42% of the schools lack infrastructure, 23% lacked electricity, 22% lacked ramps। रैम्प्स की इसलिए ज़रूरी होते हैं, कोई डिसेबल पर्सन है अगर उसके लिए आप रैंप नहीं क्रिएट करेंगे तो वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, उसको एक रैम्प चाहिए होता है चढ़ने के लिए। 15% lacked वॉश फैसिलिटीज़ विच इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एंड द हैंड वॉश बेसिन्स। तो अपन देखते हैं कि कई बार तो टॉयलेट्स की सुविधा ही नहीं होती है, तो अगर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं होगी तो लोग स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। हाई ड्रॉप आउट रेट, द ड्रॉप आउट रेट इज़ वेरी हाई इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्कूल्स। अपन देखते हैं कि मोस्टली 10th और 12th के बाद बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आगे एजुकेशन के बारे में इतना बताया नहीं जाता कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या वो सोचते हैं कि अर्निंग कर ली जाए जो कि एजुकेशन से ज़्यादा बेटर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द 6 to 14 एज ग्रुप्स लीव देयर स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अपन देखते हैं कि कई जने तो अपने एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही लीव कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपने गवर्नमेंट अगर इतने सारे रिसोर्सेज खर्च कर रही है तो उसका यूज़ नहीं हो पाता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन स्टडीज वॉज द रीजन गिवन बाय 21% ऑफ गर्ल्स, 35% ऑफ बॉयज़ एजेड बिटवीन 6 to 17 ईयर्स फॉर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। तो अपन सब जानते हैं कि ये वो रीज़न नहीं है नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। उनकी फैमिली कंडीशंस ऐसी होती है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, ड्यू टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फॉर गेटिंग एडमिशन, टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT एंड IIMs, अ चैलेंजिंग एकेडमिक इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड फॉर अ लार्ज नंबर स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो अपन देखते हैं कि कई बार तो ये काफ़ी अपने लिए चैलेंजिंग हो जाता है, जैसे कि एडमिशन्स मिलना। तो फिर काफ़ी जन सोचते हैं कि इस कंपटीशन की दौड़ में क्यों भागना, अपन सब अपनी तैयारी कर सकते हैं या अपन कुछ और में आगे बढ़ सकते हैं। सो दे प्रेफर गोइंग अब्रॉड दैट मेक्स आवर कंट्री डिप्राइव्ड ऑफ गुड टैलेंट। तो वो क्या सोचते हैं, या तो वो कंपटीशन से पीछे हट जाते हैं या वो कंपटीशन से आगे बढ़कर दूसरे कंट्रीज में जाके वर्क करने लग जाते हैं। देयर इज डेफिनेटली क्वांटिटिव एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, बट द क्वालिटेटिव फ्रंट एसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट टू गेट अ जॉब इज लैगिंग बिहाइंड। तो अपन देख रहे हैं कि आज लाखों करोड़ों में एजुकेशन दी जा रही है लोगों को, लेकिन वो क्वालिटी कहाँ रह गई, वो क्वालिटी जो आनी चाहिए थी वो अपने यहाँ मिसिंग रह गई है। मास लिटरेसी, अपन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स हैं, अपने पास ऐसे काफ़ी आर्टिकल हैं जो कि बोलते हैं कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। काफ़ी अपन देखते हैं कि इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन फिर भी अपन देखें तो अमंग अराउंड 25% ऑफ इंडियंस स्टिल रिमेन इलिटरेट, विच ऑल्सो लिव्स देम सोशली एंड डिजिटली एक्सक्लूडेड। देखिए ये सारे जो मैं आपको कीवर्ड्स ऐसे अंडरलाइन करा देता हूँ ना, ये आपको आपके मेंस एंड के आंसर्स में जरूर लिखने हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप रोज एडिटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो इसको जरूर करें। तो चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर्स पे। अपना नेक्स्ट पॉइंटर कहता है एडुकेट अटेंशन टू इंडियन लैंग्वेजेस। अपन देखते हैं कि हर किलोमीटर्स पे अपनी लैंग्वेज बदलती है, लेकिन अपन सिर्फ एक हिंदी और इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं। क्यों? दूसरे लैंग्वेजेस को भी अगर अपन बढ़ावा देंगे तो उनसे भी अपन को काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। Indian languages are still in underdeveloped state. The medium of instruction, particularly in science subject, is English, resulting in unequal opportunities for rural students.
ऑल्सो स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस आर नॉट अवेलेबल इन द इंडियन लैंग्वेज। तो अपन कई बार तो देखते हैं कि काफ़ी सारी जो पब्लिकेशन है वो सब इंग्लिश में की जा रही है, अगर हिंदी में की नहीं जाएगी तो हिंदी के लोग बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे? अगर पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप उनको फाइनेंशियली एजुकेट कर पा रहे हो? टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, अपन बोलते हैं कि हाँ भाई रटा दो, ये भाई हाँ ये आंसर है, ये आंसर रट लो, कल लिख के आ जाना, लेकिन उसका प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस क्या है अपने वो चीज़ समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए आज अपने यहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयड पर्सन है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन। अपन बोलते हैं कि हाँ एजुकेशन पा ली, डिग्री है, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, राइट। सो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? अपन स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन दे सकते हैं, मतलब कि आप थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल भी कराओ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी क्यों पढ़ना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो। आपको इंटरनल सिक्योरिटी क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपके पास 5 रीज़न होने चाहिए कि हाँ मुझे इंटरनल सिक्योरिटी इसलिए पढ़ना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको देखनी है। अनअफोर्डेबिलिटी, अपन कई बार देखते हैं कि रूरल लेवल पे जो एजुकेशन का इतना खर्चा होता है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। आज अपन देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी एजुकेशन एक हायर लेवल पे ली जा रही है। जैसे कि अगर कोई 50 लाख पर ईयर का पेमेंट है तो कोई कैसे कर सकता है? तो वो चीज़ आप सोचिए कि कितना डिजिटली डिवाइड क्रिएट होता है, ठीक है। एक नॉर्मल डिवाइड भी कितना बढ़ जाता है कि एक जगह तो 50 लाख फीस है, एक जगह 500 रुपये फीस है। तो आप सोचिए क्वालिटी में कितना डिफरेंस आ सकता है। जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्पाइट द गवर्नमेंट एफर्ट टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए ये सब मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपको समझाता भी रहता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको नोट्स पढ़ के समझाऊंगा। ये आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आता हूँ। Despite the government effort to ensure equality of opportunity for education both of men and women in our society, the literacy rate for women in India especially still remain poor। तो अपन देखते हैं कि आज भी अपन जेंडर इनइक्वालिटी में जी रहे हैं कि मतलब वुमेन को एजुकेशन कम है, मैन को एजुकेशन ज़्यादा है। अपन ये देखते हैं कि अपन जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको लगता है कि नहीं ये सब बराबर हो गया, लेकिन गाँव में आज भी ये देखा और किया जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट देखें तो क्या बोलता है? पॉवर्टी एंड लोकल कल्चर प्रैक्टिसेस, फीमेल इन्फेंसिटाइड, डाउरी एंड अर्ली मैरिज प्ले अ बिग रोल इन जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया। अनदर ऑब्स्टिकल टू एजुकेशन इज द लैक ऑफ सैनिटेशन अक्रॉस द कंट्री, जो मैंने आपको पहले भी बताया। चलिए तो अपन देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे इंक्लूजन करें हम सही चीज़ों का। देयर इज अ नीड फॉर इंक्लूजन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सिर्फ आप उसको रटाएं नहीं, आप उसको ये भी बताएं कि यहाँ इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है सब्जेक्ट की। इन द स्कूल करिकुलम टू ऑफर अ हैंड्स ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड व्हेन दे एंटर इनटू द वर्कफोर्स। मैंने आपको ये बताया कि कैसे आज के लोग जो लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है उनको ये नहीं बताया जाता कि आप जब आउटसाइड वर्ल्ड में जाओगे तो उनको कैसे डील आउट कर सकते हो। लेकिन अपन जब हिंदू एनालिसिस करते हैं तो अपन सारी चीज़ें देखते हैं। अपन सिर्फ ये नहीं देखते कि अपन को आर्टिकल कैसे पढ़ना है, अपन ये देख सकते हैं अपन उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने मीन्स के आंसर्स में या अपनी सोच बढ़ाने में। चलिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अपने को न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कैन रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरी स्टूडेंट्स, which in turn triggers their emotional intelligence, sets them apart on self-learning. Linking artificial intelligence with the education sector will also facilitate experimental learning. तो अपन एजुकेशन सेक्टर्स को कैसे AI से लिंक करके बढ़ा सकते हैं, अपने को वो सारी चीज़ें भी देखनी है। मूविंग अवे फ्रॉम द करंट 10+2 एजुकेशन सिस्टम विच ऑल्सो प्री स्किलेज ग्रुप फॉर्मली इनटू द एजुकेशन सिस्टम। तो मतलब अपन अब कैसे 10+2 से 5334 में जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, तो उससे अपन कैसे चेंजेस लेके आ पाएंगे, अपने को ये भी ध्यान होना चाहिए। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर, तो देखिए ये ना डायरेक्टली कीवर्ड्स हैं आपके, मैं आपको अगर इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर रहा हूँ मतलब कि वो इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर में आना चाहिए। इंडियन एजुकेशन स्टार्टअप्स नीड्स टू बी इनहेंस्ड बाय इंटीग्रेटिंग वोकेशनल लर्निंग विद मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग राइट मेंटरशिप एट स्कूल्स, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्ट एंड आर अवेयर ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो आप ये देखिए कि कैसे आप मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो मिल जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं मिलती। सबको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए लेकिन गवर्नमेंट स्कूल किसी को नहीं चाहिए। तो आप कैसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को मेंटरशिप कर सकते हैं। अपन देखते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में की जाती है लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं की जाएगी तो ड्रॉप आउट रेशियो अपने आप बढ़ता है। इसलिए आपको ड्रॉप आउट रेशियो कम करना है तो आपको कैसे मेंटरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। Students in rural regions have a greater potential and are motivated to study but lack the right monitoring। तो मैंने आपको बताया just for the children but also for their parents, that in a way also reduce the gender gap in education।
तो सिर्फ आपको बच्चों को नहीं करना है, आपको पेरेंट्स को भी मेंटर करना है कि हाँ भाई आप कैसे जेंडर गैप कम करने में मदद कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द लैंग्वेज बैरियर, तो मैंने आपको बताया कि कैसे एक लैंग्वेज बैरियर के रोल पे प्ले करता है। जैसे कि अगर मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ तो वहीं काफ़ी जने तमिल में भी हैं, काफ़ी जने तेलुगु में भी हैं, काफ़ी जने इंग्लिश में भी हैं, ठीक है, काफ़ी जने पंजाबी हैं, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं अपने यहाँ पे। तो अपन सबको डील नहीं कर पा रहे हैं। अभी अपन सिर्फ मैं अगर आपको हिंदी में करा रहा हूँ तो एक कुछ ऑडियंस है जिनसे मैं डील कर पा रहा हूँ। While keeping English as a means of education for international understanding, it is important to give other Indian languages equal importance. Special public agencies can be established to translate resources into a variety of languages, that all Indian students have the same opportunity regardless of their linguistic background. टेकिंग अ नोट फ्रॉम द पास्ट टू द फ्यूचर, तो अपने को ये देखना चाहिए कि पहले अपने यहाँ गुरुकुल सिस्टम था, वो कैसे वर्क करता था, वो कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट में वर्क करता था स्टूडेंट के। आज अपन देखते हैं कि अपन सिर्फ एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन पहले जो गुरुकुल सिस्टम था वो आपको एकेडमिक्स काफ़ी दूसरी अलग चीज़ें में भी वर्क कराता था। तो इसलिए आपको देखना है कि अगर अपन पास से कुछ लर्निंग लें तो अपन कैसे ले सकते हैं। Ethics and value education remain at the core of learning in the ancient education system. Values such as self-reliance, empathy, creativity, integrity remain a major area in ancient India that have relevance even today. The ancient evaluation of education was not restricted to grinding the thematic knowledge. Students were assessed, they learned and how well they can apply practical knowledge to real life situations. The modern education system can also devise similar system of assessment. तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए, एथिक्स और वैल्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि एथिक्स और वैल्यू एजुकेशन कैसे आपका रोल प्ले कर सकती है। जैसे अपन आज कई बार देख रहे हैं कि एवरी 5 डेज़ में मॉब लिंचिंग या किसी ने किसी का मर्डर किया तो कितने वो आ रहे हैं। तो अपन कहीं अपने एथिक्स और वैल्यूज़ को भूल चुके हैं, तो अपने को उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कराई हैं, चैलेंजेस बताए मैंने आपको, ठीक है, वे फॉरवर्ड्स बताए मैंने आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको डेटा दिया जो आप अपने इंट्रो में स्टार्ट करेंगे। आप लोग आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, प्लीज़ आंसर्स लिखें। मैं आपको आज से मेंस के क्वेश्चंस वापस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको उसको आंसर जो आपको लिख सकता है वो लिखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए अपन देखते हैं, रिटायर्ड मैन इन सिटीज़ हैव मोस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे। तो आप क्या सोचते हैं लिटरेसी कैसे हो सकती है? सिर्फ लिटरेसी एक वो है कि आपको पढ़ना लिखना आता है, या डिजिटल लिटरेसी भी होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी होती है, या बिजनेस लिटरेसी होती है? कितने टाइप की लिटरेसी हो सकती है, राइट? तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे ज़्यादा कैसे रिटायर्ड मैन के पास है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल नॉलेज डील करते हैं, वो काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अपन जब न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हैं, जब अपने को ध्यान है कि अपने को यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन अपन उससे पहले पढ़ते थे क्या? अगर मैं आपसे पूछ लूँ अभी तक आपको फाइनेंशियल लिटरेसी कितने जनों के पास है, तो काफ़ी कम जनों के पास होगी। लाइक जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या मार्केट्स हो गए, या कैसे डील होते हैं, डेप्ट हो गया या इक्विटी हो गया, ये कैसे डील आउट करती हैं, तो ये काफ़ी कम जनों को पता होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी अकॉर्डिंग टू द OECD क्या माना गया है? एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज, skills, attitude, behavior necessary to make sound financial decisions, ultimately achieve individual financial well-being। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड रिस्क थ्रू आउट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेवलप द स्किल्स, कॉन्फिडेंस टू बिकम मोर अवेयर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, to make informed choices, to know where to go for help and to take other effective actions to improve their financial well-being। तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आप इस डेफिनेशन को पढ़ के अपनी डेफिनेशन भी खुद बना सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप टाइमलाइन दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है, सेम ही चीज़ को एक सम अप हो जाता है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल वेलबींग। तो ये क्या होता है, सामने वाले एग्जामिनर जो पढ़ रहा है ना, उसको 3 वर्ड्स में एक अच्छी समर मिल जाता है कि हाँ भाई इसने इतना लिखा, इसके बाद इसको पता है कि इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में बताना है, राइट? तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। इसको आप अपनी डेफिनेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अपन इतनी बड़ी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं लिख सकते। अपन मोस्टली 3 लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 to 30 वर्ड्स होंगे आपके, ठीक है? डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो 10 मार्कर है, 12 मार्कर, 12.5 मार्कर है, 15 मार्कर है, राइट?
सो आई होप आप लोग को आज के एडिटोरियल समझ आए होंगे। आप लोग की कोई भी सजेशंस या क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।